हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल RKGS रिसर्च सेंटर में। इस करंट अफेयर के सीरीज़ का दूसरा एपिसोड लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमने करंट अफेयर पे इसलिए फोकस करना उचित समझा क्योंकि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको करंट अफेयर पढ़कर ही जाना होगा। तो आज इस करंट अफेयर की सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। चलिए आज के एपिसोड का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रति वर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च। 31 मार्च को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल कैंड्रल द्वारा 31 मार्च से इसको शुरू किया गया था। यह दिवस ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों यह इसका पहला संस्करण है जो 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेना के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों से में मिलजुल बढ़ाना और मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। इस अभ्यास में बांग्लादेश, फ्रांस, भारत और ईरान के नौसेना के युद्धपोत, समुद्री टोही विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बेहतर गोल औसत के आधार पर मेजबान भारतीय महिला टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया है। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से 0-1 से हार के बावजूद बेहतर गोल औसत के आधार पर भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया। बांग्लादेश के +3 गोल की तुलना में टीम इंडिया के गोल का अंतर +11 रहा है। टूर्नामेंट में 5 गोल करने वाली भारत की लिंडा कोम सर्वाधिक गोल करने वाली और टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रही है, लिंडा गोल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में कितने प्रतिशत की मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में 3% की मंजूरी दी है तथा अब यह बढ़कर 34% हो गई है। बता दें कि नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा तथा इस बढ़ोतरी का लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कुछ खास जानने वाला नहीं है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वन लाइनर ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और ऑप्शन नंबर डी ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण DSLSA के सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। यह महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देकर उनकी शिकायतों के समाधान हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान रखा गया है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिक के सहायता शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देकर शिकायतों के समाधान हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यमुनोत्सव महोत्सव दिल्ली में आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने स्वच्छ रखने का संकल्प के साथ यमुना की महिमा का उत्सव मनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों ने के सामूहिक सहयोग से यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर CS राजन। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 6 माह की अवधि के लिए बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 2 अप्रैल 2022 को उदय कोटक के कार्यालय समाप्ति पद पर ग्रहण किया। इससे पूर्व सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यालय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन हमने फिर भी इसके पीछे का जो भी कारण है उसे संक्षिप्त में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो बोर नहीं होना है दोस्तों, और एपिसोड को कंसिस्टेंसी देखना है, क्योंकि यह आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है DBT भारत पोर्टल। DBT भारत पोर्टल पर 53 विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की 1313 योजनाओं को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। लाभार्थियों को पोर्टल के तहत सटीक रूप से लक्षित किया जा सकेगा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT 1 जनवरी 2013 को सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 मार्च 2022 को किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय मानवाधिकार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय महिला आयोग। 2 मार्च 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटान एवं महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता बढ़ाना है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 3 अप्रैल 2022 को किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है, अफगानिस्तान। 3 अप्रैल 2022 को अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जबकि देश भर के किसानों ने उस लाल फूल की कटाई शुरू कर दी है जिससे हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाली अफीम मिलती है। तालिबान द्वारा जारी आदेश में किसानों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे कटाई जारी रखेंगे तो उनकी फसल जला दी जाएगी और उन्हें कैद भी किया जा सकता है। तो इस एक तरह से क्योंकि वह मुस्लिम कट्टरपंथी है, इसीलिए वो जो नशा युक्त जो भी प्रोडक्ट है उस पर बैन कर देते हैं वो लोग। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 4 अप्रैल 2022 को किसने प्रसारण सेवा पोर्टल ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। एक मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है जिसके तहत प्रसारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरणों आदि के लिए आवेदनों को जल्द दाखिल किया जा सकेगा और आवेदन के बाद इनकी जांच प्रक्रिया भी तेजी से होगी। यह पोर्टल हितधारकों और आवेदकों को प्रसारण संबंधित गतिविधियों के लिए एकल बिंदु सुविधा प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंगरी। विक्टर ओर्बन हंगरी के हालिया आम चुनाव में जीत हासिल कर चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस चुनाव में ओर्बन ने करीब 53% जबकि विपक्षी गठबंधन ने लगभग 35% वोट हासिल की है। हंगरी की 199 सदस्यीय संसद में पहली बार 2020 या 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इन चुनावों की निगरानी की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गंगौर लोकोत्सव मनाया गया है? आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान में गंगौर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।
महिलाओं ने घरों और मंदिरों में ईश्वर गौर यानी भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सुख समृद्धियों की प्रार्थना की। इसके मौके पर राजधानी जयपुर में कोविड महामारी के चलते करीब 2 साल बाद गंगौर की शाही बारात निकाली गई। राजस्थान में गंगौर का पर्व लोकोत्सव के रूप में सदियों से मनाया जा रहा है और विवाहित एवं अविवाहित सभी आयु वर्ग की महिलाओं गंगौर की पूजा करती है तथा होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक लड़कियां प्रतिदिन ईश्वर गंगौर को पूजती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के विनियार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, और ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के विनियार समुदाय को दिया गया 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया है तथा विनियार आरक्षण अधिनियम 2021 को असंवैधानिक ठहराया गया। विनियार तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति है और राज्य सरकार ने इस समुदाय को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10.5% का आरक्षण दे रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे खारिज कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 6 अप्रैल को। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम याद रखना है दोस्तों, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। इस बार का थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। इसका थीम ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वॉल्यूम के संदर्भ में लगभग 90% और मूल्य के संदर्भ में 77% समुद्र के माध्यम से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी कतर, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया गया है। 1 महीने की उम्र में जंगल से लाकर इस बंदर को पालतू बनाकर रखा गया। बाद में उसे वर्ष 2019 में चिड़ियाघर में भेज दिया गया क्योंकि देश में जंगली जानवरों को पालतू बनाना गैर कानूनी था। 18 वर्ष तक लाइब्रेरियन एना बियाट्रीज बर्बेनी प्रोआनो के घर रहने के बाद जब उसे चिड़ियाघर ले जाया गया तो वह 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से विचलित होकर प्रोआनो ने अदालत में हेबियस कार्पस के मामले के तहत बंदर के अधिकारों के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। सही बात है दोस्तों, बंदर को भी अपने जीवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक साल 1 महीने की उम्र में उसे लाकर घर रखा गया और उसके बाद उसे चिड़ियाघर में रख दिया गया। उसके बावजूद चिड़ियाघर में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दर्दनाक ये है मोमेंट था, जिसके तहत हाल ही में वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है।
कानूनी अधिकार रहेंगे तो उस पर प्रशासन भी, उसके पीछे प्रशासन भी काम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर डी ही है, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह योजना सब्जी और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फसलों के लिए 40,000 रुपया प्रति एकड़ राशि की भरपाई करती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चन को आप वन लाइनर करेंगे और नोट भी करेंगे क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो यह हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पे तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विनय मोहन क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंखला, विवेक जोशी, सुरेश कुमार। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनय मोहन क्वात्रा। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा बतौर भारत के अगले विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे और तथा वे हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर विदेश सचिव का पद संभालेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी कैस्पर रूड, ऑप्शन नंबर सी हुबर्ट हरकाज और ऑप्शन नंबर डी है जॉन इस्नेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है पुरुष में। 3 अप्रैल 2022 को स्पेन के 14वीं वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को फाइनल में हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीतकर यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अल्कराज ने इस खिताबी मुकाबले में रूड को 7-5 और 6-4 से 7-5 और 6-4 से हराया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोप्राइटर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोप्राइटर SP सिंह बघेल, आशुतोष कुमार और आलोक चक्रवाल। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रो आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया है। नहीं, इन्होंने लिखा है, प्रो आलोक चक्रवाल ने लिखा है और बिरसा मुंडा इसका विमोचन किया है, जो अभी जनजातीय मंत्री है वर्तमान में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चर्चा में रही हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। 5 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है। उत्तराखंड के सीमांत जिलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? कालाबाजारी करने वालों के लिए अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन स्माइल, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन आहट, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन उपलब्ध और ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन किरण। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स ने हाल ही में कालाबाजारी को रोकने के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान ने दलालों या कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया है। आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आरबीआई, इसरो और डीआरडीओ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों हमने किसी भी क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप लोग जो जिसका ऑप्शन है जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इसरो, डीआरडीओ, ये सब का स्थापना, फुल फॉर्म, ये सब चीज़ लिखते चलिएगा। आप लोग इतना बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये सब चीज़ आप खुद ये सब कर सकते हैं। तो हमने यह बताना उचित नहीं समझा, इसीलिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का जो वन लाइनर क्वेश्चन है उससे हम वन लाइनर क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेबी, यह शेयर बाजारों को पर नियंत्रित रखता है। पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, वही सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने नवाचारों के बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है। 6 सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित मंथन का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक जिसे बोला जाता है का प्रयोग कर हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करना है। इसका आयोजन सेबी द्वारा एनएससी, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, सीएएमएस के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रभाव फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 11, बी 29, सी 22, डी 14। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में यूट्यूब ने
सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है, जो बहुत ही रेपुटेड और काफ़ी 260 मिलियन व्यूअर, जो काफ़ी सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे थे, उन सभी को ब्लॉक कर दिया है। तो याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा, 22 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो टेस्ला कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पे चले गए हैं। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस है, जिसका जेफ बेजोस का हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि ट्विटर को 44 बिलियन में परचेज कर लिया है। 44 बिलियन में ट्विटर को परचेज कर लिया है, और यह स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है, जो अपने रीयूजेबल विमान फाल्कन 9 के लिए प्रसिद्ध है। स्पेस प्रोग्राम चला करके लो अर्थ ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इसका एक विमान है फाल्कन 9, जो रीयूजेबल विमान है, जो हम लोग का जैसे GSLV PSLV है, तो वो सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं और वो वापस नहीं आते हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो स्पेस एक्स कंपनी का जो विमान है फाल्कन 9, वो जा कर के प्रक्षेपित कर करके से में अंतरिक्ष में और वापस भी चले आते हैं। तो अभी फोर्ब्स बिलियनियर 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स बिलियनियर 2022 की सूची जारी की है, जिसमें टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को पहले स्थान पर तथा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को दूसरे स्थान पर रखा है। वहीं तीसरा स्थान पर लुई विल्टन के चीफ बर्नार्ड अर्नोल्ट को और चौथे एवं पांचवें स्थान पर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को रखा है। और भारत में भी पूंजीपति लोग हैं, तो उसके बारे में भी, तो मुकेश अंबानी को एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में रखा गया। वो पहले से भी सबसे अमीर व्यक्ति थे एशिया के, और दूसरे नंबर पर उसके भाई जो है गौतम अडानी, उसे रखा गया है। बिलियन है दोस्तों, उसे रखा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादकों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है? तो एग्रीकल्चर से है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी चीनी, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, और ऑप्शन नंबर डी कपास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चावल। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद, समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित का निर्यात $50 बिलियन से अधिक हो गया है, जो कि अब तक सर्वाधिक कृषि उत्पाद निर्यात है। सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर हो गया है। 90.92% बढ़कर हो गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। पाँच अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अमृत, ऑप्शन नंबर बी लोक, ऑप्शन नंबर सी है जीवन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकृति। एक मिनट दोस्तों,
फिर से पहले वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति। बफरिंग होने लगा था थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह शुभंकर जनता के बीच छोटे बदलावों के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाएगा, जिन्हें बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में अस्थायी रूप से अपनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद्भगवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में श्रीमद्भगवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने 3 अप्रैल 2022 को घोषणा की है कि आगामी सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद्भगवत गीता एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। वो ऐसा हिमाचल प्रदेश ने किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां स्थापना दिवस मनाया है। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 101 पहुंची है, जो पिछले 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक पहली बार गई है। 4 दशकों में भाजपा ने लोकसभा में 2 सीट से और 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है मेडिकल, ऑप्शन नंबर बी खेल, ऑप्शन नंबर सी है सेना और ऑप्शन नंबर डी है सिविल सेवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेना। केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लगाएगी, जिसके जरिए सेवा में आए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। युवाओं को इसके माध्यम से आरंभिक रूप से 3 वर्ष के लिए सेना में सिपाही के लिए भर्ती किया जाएगा। इससे भारतीय सेना के मौजूदा आयु वर्ग में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। अग्निपथ कथित तौर पर भारतीय सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान में, रानीखेत उत्तराखंड और बकलोह हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष जल अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण समाप्त हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, उसका नाम दोनों का जो हुआ है 9वां संस्करण, उसका नाम खंजर है। यह अभ्यास विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च 2022 से शुरू हुआ था और भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों की टुकड़ियों ने संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में मौजूदा और आकस्मिक खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, तकनीकों और युद्ध कौशल को बेहतरीन कार्यप्रणाली को साझा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है?
तो ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश है, जो श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया है। 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के भविष्य और प्राथमिक विद्यालय के समग्र विकास को आकार देने का प्रयास कर रही है। इस पहल के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे इत्यादि दिए जाएंगे। स्कूल चलो अभियान में न केवल जनप्रतिनिधि शामिल होंगे बल्कि विधायकों को एक स्कूल भी अपनाना होगा, ताकि सरकारी स्कूल के लिए ऑपरेशन कैल्फ के तहत सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उद्देश्य अनुरूप उन्हें एक नया रूप प्रदान किया जा सकेगा। तो ये शिक्षा नीति में काफ़ी अच्छा बदलाव है, जिससे उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा है उसमें बदलाव बेशक आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग खोजा है। इस अंग का नाम क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी एरो सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी एयरवे सीक्वेंस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, SAC, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नए अंग की खोज की है जो असल में कोशिका है, लेकिन एक पूर्ण अंग की तरह काम करती है तथा इंसानी फेफड़ों के अंदर मौजूद पतली और बेहद नाजुक शाखाओं में पाई जाती है। इस नए अंग या कोशिका को रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी नाम दिया गया है। इसका मुख्य काम श्वसन प्रणाली को दुरुस्त रखना। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी मदद से धूम्रपान संबंधित बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगाना, कोची केरल, जयपुर राजस्थान में, और ऑप्शन नंबर डी है भोपाल मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान में। 5 अप्रैल को सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है। सितंबर 2023 तक इस मेडिकल टावर में OPD और IPD सुविधाएं शुरू कर दी जाएगी। इस मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की ओर से कराया जा रहा है। JDA ने मेडिकल टावर का निर्माण कार्य 456 करोड़ रुपये में रामा कंस्ट्रक्शन को दिया है तथा कुल 24 मंजिला इमारत में सभी तरह की बीमारियों के इलाज संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो बहुत ही अच्छा ये OPD मेडिकल टावर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये सब क्वेश्चन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डे वाला है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। तो आपको इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन जितना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे कवर करना होगा। तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। एक नंबर में है 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 8 अप्रैल है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। तो इस बार का थीम याद रखना है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। इस बार का थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इस बार का थीम रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों जैसे आप देखते हैं सरस्वती सम्मान, वैसे उसके बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में सारा डिटेल आपको पता कर लेना है, चाहे आप कहीं से भी पता करें। लेकिन यहाँ पर हम एक के बाद एक सारा चीज़ बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। करंट अफेयर का सीरीज हमने 1 लाइनर स्टार्ट किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 लाइनर ही आते हैं। तो आप उसका जो हम जैसे सरस्वती सम्मान 1991 में स्टार्ट हुआ था, के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। 3 तरह के अवार्ड होते हैं, बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए करेंट अफेयर में। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोफेसर रामदत्त मिश्र, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, और ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के शिवा रेड्डी, और डॉक्टर ऑप्शन नंबर डी वासुदेव मोही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर रामदत्त मिश्र को 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। पिछले बार 2021 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। तो इसका ये पूछ सकता है कि प्रोफेसर रामदत्त मिश्र को किस लिए दिया गया है। तो मैं यहाँ हूँ पुस्तक के विमोचन के लिए दिया गया है, मैं यहाँ हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है पंजाब, सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है यह वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो पशुपालन और डेयरी हेल्थ स्पोर्ट यूनिट द्वारा भारत सरकार ने वन हेल्थ स्पोर्ट्स यूनिट द्वारा वन हेल्थ योजना की रूपरेखा को लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यूनिट का मुख्य उद्देश्य पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से मिली जानकारियों के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का वन हेल्थ रोड मैप विकसित करना है। समझ गए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस क्वेश्चन पे ज़्यादा हम डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर का उतना पता होना चाहिए कि ये जो जैसे ये डेयरी विभाग ने जो पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है। तो आप कॉपी में इसे लिखेंगे तो लिख लेंगे एक बार सर्च करके कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है। वैसे हमने बता भी दिया है कि क्या है, लेकिन ज़्यादा इसका पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करना है। इतना ही जानना है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च किया गया है और कहाँ लॉन्च किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए कहीं से वो है तो मेरे मंदिर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टेम्पल 360, ऑप्शन नंबर बी टेम्पल 24, ऑप्शन नंबर सी टेम्पल 365 और ऑप्शन नंबर डी है टेम्पल 07। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम्पल 360। संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं।
जैसा कि आपको बताया दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप तैयार इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फील्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के माध्यम से देश के मंदिरों में विभिन्न लाइव कैमरा फीड द्वारा 24 घंटे मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 7 अप्रैल 2022 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चले गए हम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस। 7 अप्रैल 2022 को रूस को 47 संसदीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास हो गया है। रूस के खिलाफ यह प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है, जहां प्रस्ताव के पक्ष में 93 और खिलाफ 24 वोट पड़े हैं। वहीं भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। वोटिंग के बाद UNHRC से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बुचा से सामने आई नागरिकों के शवों की भयावह तस्वीरों तथा वीडियो के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूस को 47 संसदीय मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रावधान लाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू किया है? बताइए दोस्तों, किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत राज्य के करीब 1 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत सरकार योजना के जरिए युवाओं को विनिर्माण इकाई और उद्यम लगाने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी हारून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बताइए दोस्तों, किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वू यूजन यऊजन। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन वू यऊजन ने हाल ही में वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हारून रिचेस्ट इंस्टीट्यूट द्वारा अपने 12वें संस्करण के तहत हारून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में जारी की गई है। इस सूची के अनुसार वर्तमान विश्व में 124 निर्माण महिला अरबपति सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर्स है। सूची में 2 इकाई महिलाएं चीन की है तथा बाद में अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं का स्थान है। भारतीय की बात करें तो भारतीय महिलाएं में नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर को 76 अरब डॉलर के साथ शीर्ष और 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है और झारखंड में ही मनाया गया है। राज्य की राजधानी के विभिन्न सरना स्थानों के आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हटमा स्थित सरना स्थल से निकाली गई शोभा यात्रा प्रमुख थी। पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021
किसे दिया गया, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लिए, नीलम शर्मा, प्रियंका दुबे, नीतू सिंह, आरिफा जौहरी। बताइए दोस्तों, जब तक आप लोगों क्वेश्चन का आंसर दिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है। मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया है। 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की है। आरिफा जौहरी मुंबई, महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती है। वर्ष 2020 में नीतू सिंह को यह अवार्ड दिया गया था। नीतू सिंह को 2021 में, ये नीतू सिंह ऑप्शन नंबर सी है, इसे ही 2021 में दिया गया था, 2021। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये तो पहले का है, लेकिन 40, ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन 40 बिलियन डॉलर में ट्विटर को परचेज ही कर लिया है एलन मस्क ने। ये पहले हिस्सेदारी किया था 9.2% का, उसके बाद उसे फाइनली परचेज कर लिया है। डी आंसर इसका राइट आंसर है। ट्विटर इंक ने 4 अप्रैल को एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होने के लिए एलन मस्क ने के साथ 3 अप्रैल को एक समझौता किया था। समझौते के तहत मस्क का कार्यकाल कंपनी की वर्ष 2024 में वार्षिक शेयरधारकों की बैठक के साथ समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2022 में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर सी 7.5% और ऑप्शन नंबर डी 9%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.5%। अप्रैल 2022 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जो कि इस बैंक के विकासशील सदस्य देशों के लिए जारी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट की एक श्रृंखला है और अगले वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2023-24 में 8% लगाने का मतलब रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितने प्रतिशत रखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है,
झुंझुनू राजस्थान में। रक्षा सचिव को स्कूल के नक्शे के से अवगत कराने के अलावा कक्षा 9 तथा 10 के कैडेटों द्वारा ड्रोन एरियल व्यू दिखाया गया है। वर्ष 2018 में स्थापित यह स्कूल देश का 27वां सैनिक स्कूल है, जिसे रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। विद्यालय को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने 3 ऋण स्कूल परिवार और राष्ट्र के प्रति ऋण को कभी भी नहीं भूलने पर बल दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? नाम है उसका केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित मेडागास्कर में नियुक्ति भारत के राजदूत अभय कुमार ने CDRI में इस द्वीपीय देश के प्रवेश करने का स्वागत किया और कहा कि यह देश की प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने में मदद करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? बताइए दोस्तों, 5 अप्रैल 2022 को कहाँ चिथिरई उत्सव मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लीजिए एक बार दोस्तों, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चिथिरई से मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी चिरू कल्याणम के नाम से जाना जाता है। यह तमिल महीने चिथिरई के दौरान मनाया जाता है। यह उत्सव देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। चिथिरई त्यौहार के पूरे उत्सव में होने वाले कार्यक्रम कोडियत्रम, पट्टिवी सेकम, दवकी, क्या नाम है इसका दोस्तों, बहुत टफ नाम है, तो देख लीजिएगा आप लोग, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। पाँच अप्रैल 2022 को किस राज्य में, तो ये तो हो गया है दोस्तों, अभी हुआ है। हाल ही में किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए है राम दरथ मिश्र, ऑप्शन नंबर बी अमर मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी शिवा रेड्डी और ऑप्शन नंबर डी वासुदेव मोही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर मित्रा। अमर मित्रा ने हाल ही में प्रतिष्ठित हेनरी पुरस्कार जीता है। बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मिश्रा ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमर मित्र को द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज 2022 का यह सम्मान गाओबरी के लिए दिया गया है। गाओबरी एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। 4 अप्रैल 2022 को किस पश्चिम एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालियापन होने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रति वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को। प्रति वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय
सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में काम करना है। भारत में प्रति वर्ष 35,000 से अधिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल न मिलने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इसके जीवन शैली में सुधार किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन में चौथी बार 2+2 वार्ता डायलॉग का आयोजन किया है। इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन एवं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच वार्ता हुई है। इसमें विज्ञान, रक्षा प्रौद्योगिकी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु, कोविड-19 महामारी प्रबंधन आदि से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन बी, ए, सी, डी। 11 से 12 अप्रैल 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया। ये तो सही है, 11 से 12 अप्रैल को इसका सफल परीक्षण किया गया था। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ये भी सही है। इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हेलिना के संबंध में सभी तथ्य इसमें सही दिए गए हैं। 11 अप्रैल 2022 को भारत द्वारा पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके बाद 12 अप्रैल को पुनः इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। यह परीक्षण DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइलों के सत्यापन परीक्षणों का हिस्सा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर, झारखंड में। 12 से 13 अप्रैल 2022 को झारखंड के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। टाटा तीरंदाजी अकादमी में टूर्नामेंट का यह पहला चरण है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरणों में खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी हेतु कुल 75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही सम्मानित किया गया है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में पहली बार शुरू किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 2022 को यह पुरस्कार लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया गया। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर
स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के एक बयान में कहा कि उन्होंने लता मंगेशकर के सम्मान में इस वर्ष से यह पुरस्कार स्थापित करने का फैसला किया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरस्कार पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरस्कार पुरुष श्रेणी में दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की है। पुरुष श्रेणी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जबकि महिला श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेन्स को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में कला एवं मानविकी श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान शीर्ष पर है? बताइए दोस्तों, कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले स्थान पे रहा है। अप्रैल 2022 में क्वाक्युरेली एस्माइंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 जारी की गई है। विश्व के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का यह 12वां संस्करण था। इस रैंकिंग में कुल 51 विषयों को शामिल किया गया, जिन्हें निम्नलिखित 5 व्यापक विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। 5 मापदंडों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, ये बीसीसीआई अपने इंडिया का ही के बारे में ये क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद राय। विनोद राय ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक का को लिखा है। वर्ष 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति प्रमुख विनोद राय ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें पूर्व अधिकारी ने बीसीसीआई में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अक्सर चर्चा में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? उमिया माता मंदिर गुजरात में स्थित है। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ शहर के गथिला में स्थित उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक व्यायाम के साथ साथ आस्था के केंद्र सामाजिक जागरूकता फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 अप्रैल 2022 को किस दक्षिणी एशियाई देश ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका में फूड क्राइसिस आ गया है, जिसके कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो छोटे भाई प्रधानमंत्री थे और बड़े भाई राष्ट्रपति है। तो इन्होंने चीन समेत कई देशों के कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जाहिर किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फंड को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले $51 अरब के विदेशी कर्ज को
चुकाने में असमर्थ है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह दूसरे देशों के कर्ज का भुगतान करने की स्थिति में नहीं तथा कर्जदाता अपने कर्ज पर ब्याज ले सकते हैं या फिर श्रीलंकाई रुपये में कर्ज राशि को वापस ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए, इसी तरह इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था यह, और अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। धन्यवाद।